हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस का एक और टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इसके पहले पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस, देयर ट्रांसमिशन एंड देयर प्रिवेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं जो कि एक पर्सन से या एक एनिमल से दूसरे पर्सन या दूसरे एनिमल तक जो है कम्युनिकेट होती है, ट्रांसफ़र होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है और ये इन्फेक्टेड है किसी भी डिजीज़ से। अगर ये किसी भी सरफेस को टच करता है तो ये उसकी जो डिजीज़ है बाय मींस ऑफ स्वेट, बाय मींस ऑफ एनी ड्रॉपलेट्स और बॉडी फ्लूइड, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है इस सरफेस पे। अगर इस सरफेस को कोई और ह्यूमन टच करता है, कोई एनिमल टच करता है, तो उसके थ्रू ये इसमें ट्रांसमिट हो जाती है। तो ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, ह्यूमन टू सरफेस हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है, या सरफेस टू एनिमल भी हो सकता है। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस या ट्रांसमिसिबल डिजीजेस भी कहते हैं। मैकेनिज्म क्या रहता है आप कम्युनिकेबल डिजीजेस का? सिंपली कोई भी पैथोजन वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है डिजीज कॉज होती है। तो कोई भी पैथोजन डायरेक्टली जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का मैकेनिज्म। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप ऐसे 4 टाइप्स के पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाती है। जैसे सबसे पहला वायरस, सेकेंड इज बैक्टीरिया, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्रोटोजोआ। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फाइन। सबसे पहली बात हम करेंगे वायरसेस की। वायरसेस जो होते हैं ये बहुत छोटे से टाइनी पैथोजेंस होते हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इनके पास जो एक कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। इसलिए ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते। इनको रेप्लिकेट करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो इन्हें होस्ट सेल चाहिए होती है रेप्लिकेट करने के लिए। और जब इन्हें होस्ट सेल मिल जाती है तो वहाँ पर ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ये उसकी कॉपीज बना पाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो एजेंट होता है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आपको एनवायरनमेंट में हर जगह मिलते हैं। इनफैक्ट ये हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। जैसे हम अपना गट हेल्थ देखते हैं, आपने सुना होगा गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरियाज का फ्लोरा हमारे गट में प्रेजेंट होता है वो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो पैथोजन का काम करते हैं और हमारी बॉडी में डैमेज करना शुरू कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी आती है फंजाई की। फंजाइस जो होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिसमें यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स ये सब चीज़ें आती है। आपने देखा होगा वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ फंजाइज प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसमें से करीब ऐसे 300 स्पीशीज ऑफ फंजाई हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। और इनका टारगेट एरिया क्या होता है? सबसे जो मेन टारगेट एरिया फंजाई का रहता है दैट इज स्किन। सेकंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। हो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन जो इनके जो फोकस्ड एरियाज होते हैं जहाँ इनका असर सबसे ज़्यादा दिखता है वो है स्किन पे। स्किन इन्फेक्शन कॉज करने में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन कॉज करने में फंजाइज का सबसे अहम रोल होता है। मूविंग टू द लास्ट वन दैट इज द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड सिंगल सेल से ही बने होते हैं। ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। दैट मीन्स प्रोटोजोआ या तो किसी होस्ट के अंदर या उनके ऊपर जो है पनपते हैं। वो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेके वो सरवाइव करते हैं। उसी ऑर्गेनिज्म, उसी होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट्स लेके उनका मेन सर्वाइवल होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं?
हम देखते हैं कि जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले वो एयरबॉर्न जो है उससे ट्रांसमिट हो सकते हैं। इफ़ समबडी स्नीजेस और कफ्स, इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिसीज़, तो उसमें जो है हवा में उसके कुछ बैक्टीरियाज या जो है कुछ कंपोनेंट्स रह जाते हैं। सो इफ़ समबडी ब्रीथ्स इन दैट एयर, जो कि एक हम बोलते हैं इन्फेक्टेड एयर होती है, तो उसके थ्रू वो डिजीज़ उसमें ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट होता है वाटर बॉर्न, जो कोई भी डिजीज़ होगी वो कैसे फैलेगी। फॉर इंस्टेंस कोई कंटामिनेटेड वाटर है, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है या कुछ और है, गंदा है पानी, तो उसको कंज्यूम करने की वजह से भी जो है डिजीज़ फैल सकती है। थर्ड होता है फूड बॉर्न। अगर फूड जो है वो कंटामिनेटेड है, इट्स अनसेफ फॉर ईटिंग, समबडी कंज्यूम करेगा वो वाला फूड, तो उसमें वो जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। चौथा होता है वेक्टर बॉर्न। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से जो है डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जो है ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मॉस्किटोज़ देखेंगे, मॉस्किटो बाइट जो है उसकी वजह से मलेरिया होता है। अगर वही मॉस्किटो किसी और एनिमल या किसी और ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसमें भी मलेरिया हो जाएगा। तो वहाँ पर जो वो वेक्टर होता है जिसकी वजह से डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, तो इसलिए इन डिजीज़ को वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन, उसके ब्लड या ब्लड फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाएंगे मिस्टेकनली, तो उसकी वजह से वो जो डिजीज़ है वो आप में भी ट्रांसमिट हो सकती है। नाउ अब हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कौन सी डिजीज़ेस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैल सकती है। पहली कैटेगरी हम लोग जिसकी बात करेंगे वो है एयरबॉर्न डिजीज़ेस जो होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। अब बारी आती है सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस डिजीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं, एक जो पेशेंट होता है जिसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है उसे परसिस्टेंट कफ रहता है, उसके वज़न में डिफरेंस आने लगता है, फीवर होने लगता है। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या चीज़ें हैं, एक हमारे पास वैक्सीन है जिसकी वजह से हम ट्यूबरक्लोसिस को रोक सकते हैं, दैट इज़ BCG वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये उनके जिन्होंने ये डिस्कवर की है उनके नामों के बेसिस पर जो है इस वैक्सीन का नाम पड़ा है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है ट्यूबरक्लोसिस का तो काफ़ी हद तक जो है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट किया जा सकता है, वो भी बहुत जल्दी। नेक्स्ट एयरबॉर्न डिजीज़ होती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। इसमें जो पेशेंट है ही सफ़र्स कफ, सोर थ्रोट, फीवर होने लगता है, बॉडी एक्स, चिल्स, ये मेन सिम्टम्स रहते हैं इन्फ्लुएंजा के। इसमें फ्लू वैक्सीन दिया जाता है, मास्क लगाए जाते हैं सो दैट ये दूसरे इंसानों तक कम्युनिकेट ना हो। इसमें हैंड हाइजीन वगैरह मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी डिजीज़ आती है कोविड-19। कोविड-19 का कॉज जो था दैट वाज SARS-CoV-2 वायरस। इसमें एवरीबॉडी नो फीवर, ड्राई कॉफ, ब्रेथलेसनेस, फटीग, दीज आर सम मेन सिम्टम्स जो कि इसमें सबको देखने को मिले थे। प्रिवेंशन के लिए क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट वो सोशल डिस्टेंसिंग। यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ सो दैट यू विल नॉट ट्रांसमिट योर सिम्टम्स टू एनी अदर पर्सन। मास्क करना बहुत ज़रूरी था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी सारे वैक्सीन्स जो हैं वो बनाए गए इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है एयरबॉर्न डिजीज़ दैट इज़ मीजल्स। मीजल्स वायरस से हुई फीवर, कफ, रैश, रनी नोज, ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। एंड इसमें एक वैक्सीन दिया जाता है जिसको बोलते हैं MMR वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। व्हाट इज़ दिस? मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। नाउ सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए। इसमें वो डिजीजेस आती हैं जो किसी वेक्टर के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती हैं। सो पहली डिजीज़ जो है हम इसमें देखते हैं दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ है, एक पैरासाइट से होती है, जैसे कि एनोफिलीस मॉस्किटो उसका वेक्टर रहता है।
इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि वन हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मे फील फीवर, चिल्स, स्वेटिंग और बहुत कमज़ोरी महसूस होती है इसको। अब मलेरिया को रोका कैसे जा सकता है? सबसे पहले हमें वेक्टर जो इसको कॉज करता है उसी को रोकना है। तो हम क्या करेंगे, मॉस्किटो नेट्स लगाएंगे सो दैट आपको मॉस्किटो बाइट ना हो। आप रिपेलेंट क्रीम्स लगाएंगे। और स्टेगनेंट वाटर में मॉस्किटोज जो होते हैं वो ज़्यादा पनपते हैं, तो स्टेगनेंट वाटर जहाँ भी हो वो क्लीन किया जाए सो दैट कि स्टैगनेंट वाटर रहे ही ना जिसमें वो मॉस्किटोज पनपे। नेक्स्ट डिजीज इज डेंगू फीवर। जो डेंगी होता है ये डेंगी वायरस से होता है और उसका वेक्टर एडीज मॉस्किटो होता है। फाइन। सिम्टम्स इसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, जॉइंट पेन है, हेडेक है, स्किन पे रैशेस होने लगते हैं। अब इसमें भी यही चीज़ है, प्रिवेंशन के लिए हमें अवॉइड करना है जो एडीज मॉस्किटो का बाइट है, ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से चिकनगुनिया वायरस से होता है, फीवर, जॉइंट पेन, रैशेस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एंड इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन यही होगा कि आपको मॉस्किटो कंट्रोल रखना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर कैटेगरी, आप वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले है कोलेरा। कोलेरा जो है एक बैक्टीरिया से फैलती है जिसे हम विब्रियो कॉलरी कहते हैं। फाइन। तो अब सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? डायरिया, वोमिटिंग और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होना। प्रिवेंशन यही होगा कि आपको साफ पानी पीना है, सैनिटेशन रखनी है। और अगर आप किसी को कोलेरा हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी डायरिया वोमिटिंग की वजह से, तो ओआरएस लेना है ताकि जो सॉल्ट्स बॉडी से निकल रहे हैं वो बैलेंस हो पाए और आपको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस ना हो। सेकेंड आएगा टाइफाइड फीवर। टाइफाइड जो होता है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, साल्मोनेला टाइफी से कॉज होती है। इसमें भी हाई फीवर, स्टमक एक, डायरिया, वीकनेस होने लगती है। इसमें भी वही चीज़ है, आपको सेफ वाटर कंज्यूम करना है, कंटिन्यूसली अपनी हैंड्स वॉश करते रहना है। एंड देयर इज़ अ वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन गिवन फॉर प्रिवेंटिंग टाइफाइड। कमिंग टू हेपेटाइटिस ए एंड डी। हेपेटाइटिस ए एंड डी भी वाटर बोर्न या फूड बोर्न डिजीजेज होती हैं जो जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से जो है किसी इंसान को हो जाती हैं। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, पर्सन जो है उसको जॉन्डिस हो जाता है, फटीग, एपेटाइट लॉस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। तो मेन यही है कि आपको अच्छा खाना और जो फूड है या वाटर है वो कंज्यूम करना है। हेपेटाइटिस ए से लड़ने के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है वो भी आता है, तो उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए को। बाकी डायरियल डिजीजेस होती हैं, बहुत पैथोजन से होती हैं। तो डायरिया जब भी होगा तो लूज वाटरी स्टूल होता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग कभी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो हमें पानी और जो ये है फूड उसका हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। लास्ट वाला कैटेगरी आता है कॉन्टैक्ट या ब्लड बॉर्न डिजीजेस जो होती है। उसमें सबसे पहली डिजीज़ आती है HIV। HIV जो होती है ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, आपको कंटिन्यूस इन्फेक्शंस होने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है। तो ये उस वजह से होता है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले सेफ्टी बरती जाए ड्यूरिंग सेक्स, या आप देखेंगे कि जो भी आपको ब्लड दिया जा रहा है वो स्क्रीन्ड हो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, और अवेयरनेस इसमें मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत क्रॉनिक लिवर डिजीजेस होती हैं, इसमें जॉन्डिस हो सकता है इंसान को। और ये भी इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम सेफ्टी बरतनी है। वाइल यू आर शेयरिंग द नीडल्स, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है, शेयरिंग ऑफ नीडल नहीं होनी चाहिए। वेन एवर आप देखेंगे कि आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है तो मेक श्योर कि नीडल्स जो है वो नई यूज़ की जा रही है, ताकि ये जो डिजीज़ है आपको जो ना ट्रांसमिट हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी अवेलेबल है। देन अनदर डिजीज़ वो होती है दैट इज़ चिकन पॉक्स। वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, इसमें रेड इची स्पॉट्स बॉडी पे आ जाते हैं, फीवर होता है। एंड इसमें भी हमारे पास चिकन पॉक्स का वैक्सीन है जो कि दिया जाता है सो दैट ये डिजीज़ जो है वो ना हो। अब हम एजेंट्स के बेसिस पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम बैक्टीरियल एजेंट की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है? इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये स्नीजिंग या स्पिटिंग से हवा में चली जाती है और उसके थ्रू ये किसी और
ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है। मेक श्योर कि जो हैंडशेक्स या शेयरिंग ऑफ डिशेस है उसके थ्रू ये डिजीज़ जो है ट्रांसमिट नहीं होती है। अब मेन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले व्हेन द कफ परसिस्ट फॉर मोर देन 3 वीक्स, इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। चेस्ट पेन शुरू हो जाना, फटीग होना, फीवर होना, नाइट स्वेट्स एंड चिल्स होना, ट्यूबरक्लोसिस के बहुत बेसिक से सिम्टम्स होते हैं। फाइन, हम देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए वी हैव अ वैक्सीन, दैट इज बैसिलस कैल्विन वैक्सीन। एंड कुछ ओरल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, दैट इज जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वन ऑफ देम। तो हमारा स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है टुवर्ड्स ट्यूबरक्लोसिस? इंडिया में आप देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस जो है वो काफ़ी था, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। 2012 में एक निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर ट्रैकिंग द ड्रग रेजिस्टेंट टीबीज को। 2022 में एक कैंपेन लॉन्च किया गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और उनका मेन जो है एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी दिया गया ताकि हम एलिमिनेट कर पाए टीबी को बाय 2025। तो अभी हम देखते हैं अराउंड 21% ड्रॉप जो है वो टीबी की इंसिडेंस में आया है, अगर हम 2015 से 2024 के बीच की बात करेंगे तो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर बैक्टीरियल डिजीजेस, तो उसमें सबसे पहले आती है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है जिसे हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से लेप्रोसी होता है। ट्रांसमिशन इस डिजीज़ का होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि लेप्रोसी हुआ है उस इंसान को, जैसे कुछ रेड स्किन पैचेस आने लगते हैं, बॉडी पे नमनेस होने लगती है, और नमनेस का मेन रीज़न यही होता है कि पेरिफेरल नर्वस डैमेज होने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्योरेबल, येस दिस डिजीज़ इज़ क्योरेबल। इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। मल्टी ड्रग्स में क्या दिया जाता है? रिफाम्पिसिन, डैप्सोन या क्लोफिजमीन दिया जाता है, या इसमें बीसीजी वैक्सीन भी दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये डिजीज़ जो है वो ट्रीट की जा सकती है। सेकेंड इज वूपिंग कप, जिसे हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ट्रांसमिशन स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू ही ये दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? एपनिया होता है बेबीज में, या साइनोसिस। एपनिया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ या सीजेशन ऑफ ब्रेथ होता है छोटे बच्चों में वाइल दे वर स्लीपिंग। और साइनोसिस होता है ब्लूइश होना, आपकी नील्स जो है या स्किन का ब्लू होना। तो वो किस वजह से होता है? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि उस बच्चे को वूपिंग कफ डिजीज हुई है या नहीं। डिफेंस के लिए देयर इज अ वैक्सीन नोन एज डीटैप वैक्सीन। Another disease is known as the salmonellosis. Salmonellosis जो होता है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन वही फूड या फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। सिम्टम्स इसमें फीवर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, यही सारी चीज़ें होती है। एंड ट्रीटमेंट इसमें वही दिया जाता है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की रिप्लेसमेंट दी जाती है। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे ऐसी बहुत और डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। जैसे हम देखते हैं डिप्थेरिया है, आपने सुना होगा डिप्थेरिया इज़ अ डिजीज़ जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये किससे होती है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से होती है। साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से होती है, इसमें सोर थ्रोट, सीरो मेम्ब्रेन्स जो है वो होने लगता है, और इसमें जो है हम एक वैक्सीन देते हैं टू ट्रीट इट, दैट इज़ DPT वैक्सीन दिया जाता है। फाइन, नेक्स्ट डिजीज़ आती है टेटनस, दैट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज़। टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जो इस डिजीज़ को कॉज करता है। इसमें क्या होने लगता है? मसल्स स्टिफ होने लगती हैं, ठीक है। इसमें आपका लॉक जॉ होने का खतरा होता है। तो इसके लिए भी जो है आपको TT वैक्सीन दिया जाता है, जो आपने देखा होगा, सो एज टू प्रिवेंट टेटनस की डिजीज़ को। और उसके अलावा जो है प्लेग जो है वो एक ऐसी और एक डिजीज़ है जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, और ये येरिसीनिया पेस्टिस से होती है। फाइन,
येरेसीनिया पेस्टिस से होती है ये डिजीज़। प्लाग में जो क्या होता है, इसमें फीवर होता है, लिम्फ नोड स्वेल होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी डेडली डिजीज़। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एजेंट ऑफ वायरस। अब हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली डिजीज़ आती है इसमें, दैट इज़ पोलियो। पोलियो जो है, इट इज़ एक्चुअली डिजीज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, और ये मोस्टली अफेक्ट करती है 5 साल के जो कम बच्चे होते हैं, 5 साल से कम बच्चे, उनको। इसमें नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उस पर्टिकुलर जो एरिया है वो पैरालाइज भी हो सकता है। ट्रांसमिशन का रूट इज़ फीकल रूट और कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमें ये देखनी है कि इंडिया जो है सक्सेसफुली 2014 में खुद को पोलियो फ्री जो है वो डिक्लेयर कर चुका है। और हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? खुद को पोलियो फ्री बनाने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कराई गई थी। 2 टाइप के वैक्सीन्स हुए थे, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स। इसके लिए कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, ओनली प्रिवेंशन इज़ देयर। दैट मीन्स कि ये जो डिज़ीज़ है, अगर ये किसी को हो जाए तो उसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता, बस इसको ना हो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ही ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर वायरल वेक्टर डिजीजेस, जैसे हम देखते हैं कि क्यूलिक स्पीशीज से हमें एक डिजीज़ हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड द जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। जापानीज़ एनसेफेलाइटिस जो होता है उसमें कोमा, सीजर्स या डिसोरिएंटेशन जो है किसी इंसान में हो सकता है, और इस डिज़ीज़ का कोई क्योर नहीं होता। एडी स्पीशीज़ से फैलने वाली भी डिजीज़ होती हैं, जैसे हम देखेंगे डेंगू। डेंगू भी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो किस वजह से फैलती है, एडीज मॉस्किटो के बाइट की वजह से। स्पेन एक ऐसा कंट्री देखा गया है जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये डिजीज़ जो है सेक्सुअल ट्रांसमिट भी हो सकती है। अब डेंगू के क्या सिम्टम्स रहते हैं? इसमें ब्रेक बोन फीवर, बहुत ही हाई क्वांटिटी, मतलब जो है हाई फीवर होने का ख़तरा होता है, रैशेस होते हैं, सीवियर आई पेन्स होती हैं। अब डेंगू को ट्रीट करने के लिए कुछ वैक्सीन्स भी है, जैसे हमने क्यू डेंगा देखा, ये एक वैक्सीन इसके लिए आया जो WHO अप्रूव्ड है। या हम नेक्स्ट देखते हैं डेंगवैक्सिया इज़ अनदर वैक्सीन गिवन फॉर ट्रीटिंग दी डेंगी। तो अभी और एक जो है डेंगीऑल जो है, ये भी एक वैक्सीन जो है, लेकिन अभी अपने ट्रायल स्टेट में है, तो ये भी और एक वैक्सीन है जो कि डेंगू को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। देयर इज़ अनदर डिजीज़ नोन एज जिका वायरस। जिका वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है बाइट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यहाँ तक कि ये मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसको कॉज होने का जो मेन रीज़न जो है, दैट इज़ द न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी इज़ एक्चुअली कि आपकी नर्व्स को डैमेज होता है, अदर दैन योर ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, उसकी वजह से नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस आना हाथों पैरों में, वो हो सकता है। या इसकी दूसरा इफेक्ट होता है ग्यूलियन बार सिंड्रोम। ग्यूलियन बार सिंड्रोम जो होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अपनी ही पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करता है, तो उसकी वजह से मसल्स वीक होने लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका पोटेंशियल पैरालिसिस भी हो सकता है उसकी वजह से। फाइन। तो नेक्स्ट जो है वायरल डिजीज़, दैट इज़ HIV, जो हम ब्लड या फ्लूड वेक्टर्स के थ्रू जो फैलती है। HIV या एड्स जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इनका मेन एजेंट कौन होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से ये फैलते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? आपकी जो WBCs होती हैं, CD4 सेल्स, ये एक ऐसी सेल्स होती हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम द फॉरेन बॉडी से। तो वही डिस्ट्रक्ट हो गई तो आपकी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाती। इससे लड़ने के लिए वी हैव अ टेस्ट, मतलब डायग्नोज करने के लिए, सॉरी, दैट इज एलिसा टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। व्हाट इज इट कॉल्ड? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलेसा। अब ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? HIV का ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हो सकता है, अगर हम नीडल्स शेयर कर रहे हैं तब हो सकता है, या अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो इन्फेंट तक भी वो ट्रांसमिट हो सकता है।
सलाइवा एंड स्वेट से ये ट्रांसमिट नहीं होता। HIV एड्स का कोई क्योर नहीं है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। अब नेक्स्ट डिजीज आती है दैट इज हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इट्स अ वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस जो होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर में इन्फ्लेमेशन होना जो कि किन वायरसेस से होता है? ABCDE वायरसेस से, या अल्कोहल कोई ज़्यादा ले रहा है उसकी वजह से है, या कुछ टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में है उसकी वजह से है। फाइन। तो अब जो हेपेटाइटिस होता है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, फीकल ओरल रूट से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी हो सकता है। इसमें जो B and C होता है वो बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस होती है, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस डी जो होता है उसको होने के लिए, उसको इन्फेक्ट करने के लिए, इंसान को रेप्लिकेट या सर्वाइव करने के लिए हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हेपेटाइटिस को जो है एलिमिनेट करने के लिए एक कंट्रोल प्रोग्राम लिया गया जिसमें टारगेट रखा गया कि हम हेपेटाइटिस को बाय 2030 एलिमिनेट करेंगे। देयर इज़ अनदर पॉइंट कि हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए 2020 में नोबेल प्राइज़ भी मेडिसिन में मिला था इस हेपेटाइटिस सी को डिस्कवर करने के लिए। नाउ देयर आर मेनी अदर डिजीजेस जो कि वायरल डिजीजेस होती है, ठीक है, अदर देन जो हमने पढ़ी। जैसे हम देख सकते हैं मीजल्स। मीजल्स भी है एक डिज़ीज़ जो कि वायरल डिज़ीज़ होती है, मीजल्स वायरस से होती है, और इसको ट्रीट करने के लिए हम MMR वैक्सीन जो है वो देते हैं। देर इज़ अनदर डिजीज़ कॉल्ड रेबीज़। आपने सुना होगा, रेबीज़ जो है डॉग बाइट्स की वजह से होती है, लेकिन ये जो है रेबीज़ वायरस की वजह से फैलती है। इसमें कॉमन सिम्टम्स रहते हैं हाइड्रोफोबिया, आपको पानी से डर लगने लगता है, बॉडी पैरालाइज होने लगती है, आपका बहुत ही ब्रेन में बहुत अजीब तरीके की स्वेलिंग होने लगती है। तो इसमें एक वैक्सीन दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेबीज़ वैक्सीन, तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। फाइन। देन देयर इज़ अनदर दिस दैट इज़ HPV, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। वॉट्स निकलते हैं, उसमें कैंसर रिस्क होने का ख़तरा होता है, तो इस पे भी जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन दिया जाता है। इसी तरीके से चिकन पॉक्स इज़ अनदर डिज़ीज़। तो चिकन पॉक्स जो है वो भी हमें पता है वायरसेला जोस्टर वायरस से होती है, एंड इसमें भी जो है एक वैक्सीन जिसे हम वायरसेला वैक्सीन जो होता है इस डिज़ीज़ से बचने के लिए दी जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर एजेंट। तो अनदर एजेंट जो है उससे मूव करने से पहले हम लोग और एक एयरबॉर्न डिजीज़ पे जो कि वायरल डिजीज़ होती है दैट इज़ इन्फ्लुएंजा। हमें पता है कि इन्फ्लुएंजा बहुत टाइप्स के होते हैं, ABCD। इन सब का जो मेन ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, और इसमें डिफेंस के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल होते हैं। अनदर जो वायरल डिजीज़ है दैट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस से हुआ, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। फीवर, चिल्स, एपेटाइट लॉस, लॉस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब लॉस ऑफ ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे, ब्रेथलेसनेस होना, वो इसमें होता है। प्रोटोकॉल्स क्या थे? आइसोलेशन में रहो, मास्क सप्लाई लगाया करो, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स बनाए गए उस टाइम पे, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल है जिसकी वजह से हम इस डिज़ीज़ से जो है वो बच सकते हैं। Moving forward now to another agent that is zoonotic and the hemorrhagic threats। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो zoonotically भी ट्रांसमिट होती हैं, दैट मीन्स एनिमल्स से भी ह्यूमन में आ सकती हैं। सो सबसे पहला है ईबोला वायरस। ईबोला वायरस का ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर आप किसी की इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड्स से कांटेक्ट में आएंगे तो वो लग सकता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? दैट इज़ इनमाज़ेब एंड एंसुवेबाब। ये कुछ मेडिसिन हैं जो इसमें ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन वैक्सीन अवेलेबल फॉर इट, AD5 ईबो उसको बोलते हैं। लेकिन ईबोला में जो मोर्टेलिटी रिस्क होता है, चांसेस ऑफ डेथ, वो काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज मार्बर्ग डिजीज, ठीक है। ये जो है फेलो वायरस, दैट मीन्स इट्स ज़ूनोटिक। सिम्टम्स इसमें क्या रहते हैं? काफ़ी ज़्यादा फीवर होना, हेमरेजिक फीवर होना, सीवियर ब्लीडिंग होना, और इसमें अभी तक कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं की गई है। नेक्स्ट डिजीज इज निपा वायरस। निपा वायरस जो होता है फ्रूट बैट्स के थ्रू वो फैलता है,
ठीक है। इसमें एंसेफेलाइटिस होने का खतरा होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, और ये ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में ही हो सकता है, और इसमें कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट डिजीज जो आपने रिसेंट सुनी होगी दैट इज मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का एजेंट ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है कुछ हद तक, कुछ सर्कमस्टांसेस में मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए जो है वो सक्षम माने गए हैं। स्टेटस ये है कि इसमें मॉनिटर करने की ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट एजेंट इज प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ इज अनदर एजेंट, और सबसे पहले हम इसमें जो डिजीज पढ़ेंगे दैट इज मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, या तो फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम से होता है, या वाइवैक्स से होता है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, मॉस्किटो बाइट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, या अगर हम यूज नीडल्स को यूज करते हैं उससे फैलता है। इट अफेक्ट्स आर आरबीसीज। इसमें फीवर्स, चिल्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी वही रहती है, ब्रीडिंग साइट्स को ख़त्म करना है, हमें रिपेलेंट्स लगाने हैं, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी है, एंड वी हैव अ वैक्सीन फॉर ट्रीटिंग दिस मलेरिया। एंड कुछ वैक्सीन्स जो है उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज़ मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स जो है ये एक वैक्सीन है जो हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 2021 में WHO अप्रूव थी। दूसरा हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स एम इज़ अनदर वैक्सीन, एंड ये जो है 2023 में WHO ने जो है अप्रूव की थी, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीजेस जो हैं इट इंक्लूड लिशमैनियासिस, जिसे हम काला आजार डिजीज भी कहते हैं। तो इसका जो वेक्टर होता है वो सैंड फ्लाइज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, आपका जो लिवर है या स्प्लीन है वो एनलार्ज होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। ये क्योरेबल है, लेकिन कोई स्पेसिफिक वैक्सीन इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट डिजीज इज ट्रिपैनोसोमा। फाइन। हम देखते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस जो होती है, जिसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ये सेट्सी फ्लाई जो है ये इसका वेक्टर होता है जिसके थ्रू ये फैलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब सहारन अफ्रीकन रीजन में होता है, इसलिए उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अमीबियासिस। अमीबियासिस जो है ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। उन ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होता है जहाँ पर सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। अब ये तो कुछ डिजीज़ेस थी प्रोटोजोआ की। इसके अलावा भी बहुत प्रोटोजोअल डिजीज़ेस जो है वो है, जैसे हम यार्डिसिस की बात करते हैं। यार्डिसिस भी एक ऐसी डिजीज़ है जो एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। इसमें जो डायरिया होता है वो बहुत फुल स्मेलिंग होता है, ब्लोटिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये गार्डियासिस एक डिजीज़ आती है इसमें। या हम दूसरा देखते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आपने देखा होगा। ये एक और डिजीज़ है तो जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से होती है। इसमें जो होता है फीवर आने लगता है, जो मतलब लिम्फ्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होने लगती है। तो ये कुछ और प्रोटोजोअल डिजीजेस होती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर कॉजेटिव एजेंट दैट इज फंजाई। हम फंजाइस की बात करेंगे। तो फंजाइस में भी देर आर इंटरनल सिस्टमैटिक, कुछ ऐसी डिजीजेस है जो विद इन द बॉडी होती है, कुछ है जो बाहर आपकी बॉडी पर दिख जाती है। एस्परजिलोसिस जो है, इसमें एस्परजिलस एक मोल्ड है, उसकी वजह से ये होती है हमारी बॉडी में। हमें लंग इन्फेक्शंस होते हैं इस डिजीज़ की वजह से, और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसका एक सिम्टम रहता है। नेक्स्ट इज कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है ये कैंडिडा एल्बिकन जो है एक यीस्ट है, उसकी वजह से होती है। तो ये ब्लड स्ट्रीम या इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शन जो है कॉज करता है कैंडिडियासिस। अब अगर सरफेस पे हमें डिजीजेस दिखती हैं जो फंजाई से होती हैं, उसमें सबसे पहली आती है रिंगवर्म। रिंगवर्म जो होता है ये ट्राइकोफाइटन स्पीशी से होता है। किससे होता है? ट्राइकोफाइटन की एक स्पीशी होती है, ये उससे होता है। मैं आपको रैशेज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स जैसे लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, और ये होता है अगर हम एक दूसरे की टॉवल्स यूज़ करेंगे, बेडिंग्स यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ये होने लगता है। ये है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रैश हुआ है लेकिन सर्क्यूलर फॉर्म में है, तो आपको पता लगती है ये रिंगवर्म की वजह से हुआ है।
नेक्स्ट होता है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट जो है ये ट्राइकोफाइटन रूब्रिन की वजह से होता है। स्किन फिशर्स होने लगते हैं बिटवीन द टोज, ये जो टोज के बीच में जगह होती है यहाँ फिशर्स आने लगते हैं, तो ये लैक ऑफ हाइजीन की वजह से होता है। आप देखते हैं आप खेलने जा रहे हैं तो आपके पाँव में पसीना आता है और आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, वॉश नहीं करते, उसकी वजह से बिटवीन द टोज जो है फिशर्स आने लगते हैं और उसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं। इसमें और एक डिजीज़ जो है जो फंगल मतलब एजेंट की वजह से कॉज होती है, आपने सुना होगा मिकोर माइकोसिस, राइट। ये राइजोपस की वजह से होती है। राइजोपस इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट, फाइन। और इसमें क्या होता है, फेशियल स्वेलिंग्स होती है, ब्लैक लिशंस बनने लगते हैं आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो अभी तक इसके लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो ये थे अबाउट द एजेंट्स। नाउ हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हाउ वी गेट टू नो कि हम बीमार हैं। पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और रेप्लिकेट जब वो करने लगता है तो वो हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो डैमेज होने लगती है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज रिलीज करता है ताकि वो उस इन्फेक्शन से लड़ सके, और इन लड़ने के लिए वो हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाती है, फीवर वगैरह जैसे सिम्टम्स। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको डिजीज़ हुई हो तो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। कुछ जो होते हैं पैथोजन वो हमारी बॉडी में आए होते हैं लेकिन उनका कोई सिम्टम नहीं होता है। अब कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें पता लग जानी चाहिए दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर बॉडी। फॉर इंस्टेंस आपको फीवर या चिल्स आना शुरू हो जाए, आपको परसिस्टेंट कफ रह रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथ करने में, वॉमिटिंग या डायरिया है, आपकी आंखें, आपकी स्किन येलो पड़ रही है, दैट मीन्स जॉन्डिस के सिम्टम्स लग रहे हैं, स्किन रैश हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है या आपकी मसल्स में पेन है, तो आपको समझ जाना चाहिए यू डोंट नीड टू इग्नोर एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। आपकी बॉडी आपको ये बता रही है दैट यू आर नॉट वेल। अब प्रिवेंशन के लिए क्या सब मतलब हम शील्ड क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले जो बहुत ही डेडली डिजीज़ेस हैं उनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है, हमें वैक्सीन्स लेने चाहिए ताकि वो डिज़ीज़ हमें हो ही ना, अगर हो तो हमें उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो बॉडी पे। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी डिजीज़ेस आपने ऐसी देखी जो फूड एंड वाटर बॉर्न होती हैं, हमें अपना हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। फंगल डिजीज़ में हमें बॉडी का हाइजीन मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो हाइजीन मेंटेन रखना इज़ अनदर प्रिवेंटिव मेजर। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स हमारा जो पानी है वो हम फिल्टर साफ़ कर रहे हैं या नहीं, ड्रेन्स उनको साफ़ कर रहे हैं या नहीं, ताकि अगर स्टेगनेंट वाटर में जमा हो फिर वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग साइट ना बने, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ़ करना ज़रूरी है। वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए नेट्स का यूज़ करना, रेपेलेंट्स का यूज़ करना, एंड कम्युनिटी अवेयरनेस कि हर एक इंसान को ये एहसास दिलाना दैट देयर इज़ अ नीड टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन सो दैट आपको जो है बीमारियां ना हो, उसकी जो है पब्लिक हेल्थ ड्राइव्स होना। अब वैक्सीन्स का क्या रोल रहता है, वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन सबसे पहले क्या होता है, वो एक हार्मलेस फॉर्म होता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे लड़ता है, वैक्सीन कैसे लड़ता है, वो एंटीबॉडीज जनरेट करता है अगेंस्ट जो फॉरेन बॉडी होती है और उसको मारने के लिए वो यूज़ करता है। वैक्सीन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट होती है, हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो होता है वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो मतलब बहुत ऑन पॉइंट, ये स्पेसिफिक एक्शन करते हैं और सीवियरिटी को भी रिड्यूस करते हैं जो किसी डिजीज़ की वजह से किसी इंसान में हो सकती है। क्लिनिकल इंटरवेंशंस क्या होंगे, अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो एंटीवायरल्स दिए जाते हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, एंटीवायरल्स दिए जाते हैं और वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तब। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो उन बैक्टीरियाज को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शंस में एंटीफंगल्स दिए जाते हैं, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि टॉपिकल ऑइंटमेंट्स भी दिए जाते हैं जैसे एथलीट फुट वगैरह में, ताकि जो कुछ मतलब डिजीज़ेस हैं उनको टॉपिकल ऑइंटमेंट्स की वजह से भी ट्रीट किया जा सकता है। जैसे रिंग वर्म में आपको ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, कभी कभी इंट्रावेनस मेडिकेशंस भी दी जाती है अगर केसेस सीवियर हो गए हो तो।
अब हम बात करते हैं आजकल जो आपने सुना होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये आजकल बहुत बढ़ गया है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो लोग एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं इफ़ दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसका कोई भी लेने का कोई शेड्यूल नहीं होता है। या तो वो एक्स्ट्रा खाते रहते हैं, या तो वो अपना डोजेज कंप्लीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल उनको 5 दिन के लिए कंटिन्यूसली मेडिसिन लेनी है, तो वो 5 दिन की जगह जो है 2 दिन में उनको ठीक लग रहा है, उसके बाद वो 3 दिन की दवाई स्किप कर देते हैं, तो उनको हो जाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा जाता है कि यूएस में 2.8 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 83% जो है लोगों में है। बिकॉज या तो हम बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, या एक्सेस ले लेते हैं, या तो पूरा डोजेज नहीं लेते हैं, और उसकी वजह से हमें पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स की जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है। और यहाँ पर ऐसा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है, सिर्फ एक ही नहीं। और उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कोई एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे असर नहीं करता, और उसकी वजह से आपको सीवियरली बॉडी अफेक्ट हो जाती है। नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या जो है इमर्जिंग थ्रेट्स हैं। अभी इमर्जिंग थ्रेट्स फॉर 2025 बोला गया कि जैसे कोविड वेरिएंट्स का आना, बर्ड फ्लूज का होना, जिका वायरस, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिग थ्रेट अभी बना हुआ है वो है ड्रग रेजिस्टेंस होना। तो बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं पुअर नेशंस में। ये कहा गया यूनिसेफ के थ्रू कि अगर हम लोग चाहें तो 80% जो डिजीज़ेस हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं साफ़ पानी और सैनिटेशन को मेंटेन करके। बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जिन पर हमने काबू पा लिया है, पोलियो, मीज़ल्स या कोविड है, इम्यूनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके। और बहुत सारे ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं वो अभी भी हाई है पुअर हाइजीन एरियाज़ में, तो ये एक ऐसा थ्रेट अभी भी बना हुआ है। अब इंडिया जो है उनकी जो है नेशनल स्ट्रैटेजीज क्या रही, ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए उन्होंने गोल रखा है बाय 2025 दे विल बी एंडिंग द ट्यूबरक्लोसिस। काफ़ी सारे उसके लिए जो है टूल्स जो है वो स्टार्ट किए गए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 2012 में निक्षय पोर्टल आया, 22 में टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन आया, तो उसकी वजह से जो इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। पोलियो हमने देखा कि 2014 में हम एराडिकेट कर चुके हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के थ्रू। हेपेटाइटिस के लिए वी हैव मेंट टारगेट टू एलिमिनेटेड बाय 2030। हमारे उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट है जनरल आर्मामेंट्स जो हम लोग बना रहे हैं काफ़ी डिजीज़ से लड़ने के लिए। जैसे हमने कोविड से लड़ने के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन या बीसीजी वैक्सीन है या डीटैफ वैक्सीन है। तो इसमें सिंपली ये सारे जो है वेक्टर कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल ये है कि वेक्टर कंट्रोल डिजीज़ेस जो हैं उनसे जो है जीतने के लिए हम लोग और क्या क्या करते जा रहे हैं। सो विद दिस वी आर डन विद आवर कम्युनिकेबल डिजीजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।